नमस्कार। शब्दघोष के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा उस सहकारिता क्षेत्र की जिसमें व्याप्त भ्रष्टाचार अनियमितताओं की बात मैं लगातार करता रहा हूं। बात शुरू करते हैं। गुना स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, ये एक सहकारिता क्षेत्र की बड़ी बैंक है। इसके कार्य क्षेत्र में गुना और अशोकनगर की सहकारी समितियां, पीडीएस दुकानें, वहां जाने वाला फंड, ये सब इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। यहां से एक निर्देश जारी हुआ। निर्देश क्या जारी हुआ कि इस बैंक के कार्य क्षेत्र में नियुक्तियों अथवा क्रमोन्नतियों के माध्यम से रिक्त पद भरे जाने हैं या फिर प्रमोशन होने हैं। उन्नति क्रमोन्नति वही है। तो जो सीईओ हैं इस बैंक के, अरस्तु प्रभाकर, इनके द्वारा ये सूचना भेजी गई और आवेदन मंगाए गए कि जो लोग भी अपने आप को इस योग्य पाते हैं कि वो इस क्रमोन्नति में आते हैं, इस नियुक्ति में आते हैं, तो वो आवेदन करें। इसमें एक चीज और भी है कि कुछ लोग जो सहकारिता क्षेत्र से सहकारिता के कर्मचारी हैं, भी समितियों द्वारा नियुक्त किए गए हैं, तो वो भी यदि इसमें आवेदन करते हैं और योग्यता में अगर आ जाते हैं तो वो अब उस समिति से हटकर इस बैंक के कैडर में समाहित हो जाने वाले हैं। यानी एक उज्जवल भविष्य, एक बैंक की नौकरी, ऐसा इस प्रक्रिया के माध्यम से होने वाला है। अब इसमें जो आवेदन आए उनके लिए एक जांच टीम निर्धारित की गई बैंक की ओर से कि जो आवेदन आए हैं उसमें आप तय करें कितने लोग इस क्रमोन्नति या नियुक्ति के लिए पात्र हैं और कितने अपात्र हैं। निसंदेह इसमें अधिकांश लोग तो पात्र ही निकले, लेकिन कुछ अपात्र भी पाए गए। इनमें से 3 प्रमुख लोग हैं जो अपात्र पाए गए। अब 3 प्रमुख क्यों हैं आप ये जान लें। ये शब्दघोष के लिए इसलिए खास है कि जब हमने सहकारिता में व्याप्त भ्रष्टाचार अनियमितताओं की खबरों की श्रृंखला शुरू की तो हमने इसी परिवार से शुरू की थी, जिस कुटुंब के ये तीनों लोग हैं। क्योंकि ये कुटुंब इतना फैला हुआ है सहकारिता में, इतनी मलाईदार पदों पर है कि जो सुनता है वो भौचक्का रह जाता है। उदाहरण के लिए अभी इन तीनों पे रहते हैं अपन। अरविंद शर्मा, ये ओंडेर में, ये अशोकनगर जिले की बात कर रहा हूं मैं भी, अशोकनगर जिला, क्योंकि ये गुना में जो कोऑपरेटिव बैंक है उसके क्षेत्र में 2 जिले आते हैं, गुना, अशोकनगर। ये जो तीनों हैं ये अशोकनगर जिले के हैं और एक ही कुटुंब के हैं। पहला अरविंद शर्मा, ये ओंडेर में पदस्थ हैं, सहायक समिति प्रबंधक हैं, इन पर प्रभार है। ये बैंक के आदमी नहीं है लेकिन इनके पास प्रभार है समिति का। महेश शर्मा है, ये पिपरिया में है, ये भी इसी पद पर हैं पिपरिया में। लेकिन योगेश शर्मा रामनगर में इसी पद पर हैं। इन तीनों के पद एक जैसे हैं, समितियां अलग अलग हैं, ओंडेर, पिपरिया और रामनगर। अब बात क्या है कि ये मैंने 3 इसलिए खास बोले हैं क्योंकि एक तो एक परिवार के, एक कुटुंब के, उदाहरण के लिए कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई भतीजा है, कोई पिताजी है, ये सब इस प्रकार से। क्योंकि अभी 3 इसलिए ले रहा हूं कि अभी मेरे क्रम में आ चुके हैं, बाकी और आने वाले हैं, तो ये सब परिचय में आपके में आते जाएंगे कि कौन चाचा है, कौन ताऊ है, कौन पिताजी है, कौन भतीजा है, कौन बेटा है। अब सवाल ये उठता है कि ये अनियमितताओं का एक बड़ा प्रमाण है कि क्या ये एक ही परिवार के क्षेत्र में कि सारे होनहार वहीं पैदा हो गए और वो भी सब सहकारिता में घुस गए और सहकारिता में उन्होंने मलाईदार पद प्राप्त कर लिए। अब ये बात ये है कि ये मलाईदार पदों पर हैं, लगातार बने हुए हैं। और कब बने हुए हैं? जब इन पर एक से बढ़कर एक गंभीर आरोप चस्पाए हैं, लेखी में चस्पाए हैं, मुंह जवानी नहीं, लेखी में, शासकीय रिकॉर्ड में, पुलिस के रिकॉर्ड में, प्रशासन के रिकॉर्ड में, बैंक के रिकॉर्ड में, सहकारिता के रिकॉर्ड में इन पे अनेक गंभीर आरोप हैं। एक कोई माई का लाल इनका बाल बांका नहीं कर पाता। कुछ आरोपों की बानगी देखिए। इनमें से एक पर आरोप है कि इसने फर्जी मार्कशीट पर नौकरी प्राप्त की है।
लेखी में है ये। फर्जी ठहराव प्रस्ताव के माध्यम से नौकरी के अलावा मलाईदार पद पर नियुक्ति प्राप्त कर लेना भी इनमें से एक पर ये आरोप चस्पा है। मतलब ये मैंने समरी संयुक्त बना दी है, आरोप इन पे अलग अलग इनमें से हो सकते हैं। ये सारे आरोप इन सब पे लागू नहीं है, लेकिन ये सब मिला के इन पे किसी न किसी पे ये आरोप लागू होते हैं। इसके अलावा अब ये जो आया है ना, ये फर्जी ठहराव प्रस्ताव के आधार पर मलाईदार पद पर नियुक्ति प्राप्त कर लेना, ये ठहराव प्रस्ताव समिति के जिन सदस्यों पदाधिकारियों द्वारा किए जाने थे कि हाँ हमें ये व्यक्ति पसंद है, इसे हम इस पद पर नियुक्त करते हैं, ये हम इस पे से इसको हटाते हैं, वो सारे समिति के सदस्य और पदाधिकारी चीख चीख के कह रहे हैं हमने नियुक्ति नहीं दी, ये हमारे हिसाब से नियुक्ति पर नहीं है, ये हमारी समिति में सहायक प्रबंधक नहीं है। लेकिन कोई नहीं सुन रहा। ये जिस पद पे थे अपनी इच्छा से कथित रूप से कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से जहां इन्हें अपनी नियुक्ति करा ली, ये वहां जमे हुए हैं। इनकी राशन दुकानों की भी जांच हुई, तो इसमें क्या निकला? इसमें निकला कि भंडारण और रजिस्टर में अंतर है। उदाहरण के लिए गोदाम में माल कुछ और है, रजिस्टर में तादाद कुछ और लिखी हुई है। उदाहरण के लिए रजिस्टर में माल कम है तो पता पड़ा भंडारण में ज्यादा है माल, तो ये ज्यादा कहां से आया, किसका है, किसका बचाया, किसका हक मारा है। और यदि रजिस्टर में माल ज्यादा है और भंडारण में कम है तो सवाल ये उठता है कि माल कहां गया, इसका जिम्मेदार कौन है। ये है भंडारण और रजिस्टर में अंतर, जांच में ये पाए गए। अब क्या हुआ, इसमें इनके खिलाफ पुलिस में प्रकरण पंजीबद्ध हुए। अच्छा, प्रकरण पुलिस में यही नहीं है, सिर्फ मारपीट के हैं 323, 294, 506 भी अन्य धाराएं इसमें इन पे आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं और कुछ शासन की ओर से दर्ज कराए गए हैं। देखिए, एक तो हो गए कि किसी व्यक्ति ने कराया तो कोई इंटेंशन रहा होगा, या तो शासन की ओर से मुकदमे दर्ज हैं। कैसा मुकदमा दर्ज है कि खाद्य आपूर्ति विभाग शासन का अंग है, खाद्य आपूर्ति विभाग में कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी होते हैं, उनने इनकी दुकान की जांच की, उसमें लाखों रुपए का उनको घपला मिला। तो वरिष्ठों ने कहा रिपोर्ट दर्ज कराओ। वरिष्ठों के आदेश पे कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने रिपोर्ट लिखा दी। अब जब रिपोर्ट लिखा दी तो एक तो ये हो गया कि शासन भी फरियादी है इन लोगों के खिलाफ, इनमें से किसी के खिलाफ होगा, फिर भी ये नौकरियों पे बने हुए हैं। अब इस पर तुर्रा और क्या है, इस पर सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये है कि जब इस ये दरअसल कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी एक महिला है। इस महिला अधिकारी ने जब इनके खिलाफ एफआईआर कराई तो एक और रिपोर्ट के मुताबिक इनने उस महिला को धमकी दी, जान से मारने की, हत्या की धमकी। किसको? उस महिला को जिसने इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई कि इन्होंने गड़बड़ की है, इन्होंने आर्थिक गड़बड़ी की है, इनने भंडारण में गलती की है, इनने रजिस्टर में गलती की है, कुल मिला के इनने घोटाला किया है, ये आशय था उस रिपोर्ट का। तो इन्होंने उस अधिकारी को धमकाया। दबंगई की इंतहा देखिए आप कि शासकीय अधिकारी ने गलती पाई तो एफआईआर कराई, और एफआईआर कराई तो उसको क्या मिला? जान से मारने की धमकी। रिपोर्ट हो गई इनके खिलाफ, ये नौकरी पे बने हुए हैं। और एक से अधिक आर्थिक विषमताएं, आर्थिक अनियमितताएं और कई दस्तावेजों इन पे गबन के आरोप भी लगाए गए हैं। उसके रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। अब सवाल आता है, ये मैं क्यों गिना रहा हूं? मैं इसलिए गिना रहा हूं कि इन पर सहकारिता क्षेत्र के कुछ बड़े अधिकारियों का हाथ है, कुछ नेताओं का हाथ है, कुछ मंत्रियों का हाथ है, ये सुरक्षित बने हुए हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि ये जो बड़े नेता या मंत्री या अधिकारी हैं उनके खर्चे भी उठाते हैं, उनको फंडिंग भी करते हैं, लिहाजा ये इतना सब कुछ होने के बाद ये सुरक्षित बने हुए हैं। उसका सबूत ये है कि जब ये क्रमोन्नतियों की बात आई, ये नियुक्तियों की बात आई, जब आवेदन मंगाए गए, जब जांच हुई तो पूछा गया कि भाई कौन पात्र है कौन अपात्र है, ये जांच दल तय करे। तो जांच दल ने
इन तीनों को अपात्र बता दिया। अपात्र और भी हैं उसमें कुछ लोग, लेकिन 3 का मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये मेरे संज्ञान में ऑलरेडी पहले से थे और उन पर मैं स्टोरियां कर चुका हूं और कर रहा हूं। तो अपात्र होने के कारण ने क्या बताया है कि 17/3/23 को इनको निलंबित किया गया था और 2-4 दिन में ही ये तत्काल स्थगन प्राप्त करके अपने विभाग के ग्वालियर पदस्थ अधिकारी से और ये बहाल होकर आ गए। मतलब वो इस भाषा में जो अपात्र कारण जो बताया गया उसमें स्थगन भाषा का शब्द का प्रयोग किया गया। स्थगन यानी ये अपने निलंबन पर स्थगन लेकर अपने विभाग से ही आ गए हैं। मजे की बात देखिए आप, सहकारिता में ही इनको निलंबित किया गया और सहकारिता से इनको स्थगन मिल गया और ये ठप्पे से नौकरी कर रहे हैं। क्यों भाई? अपात्र होने में क्या यही कारण था कि ये निलंबित हैं? अपात्र होने में ये कारण नहीं आते? मैं इसमें पूछूंगा कोऑपरेटिव बैंक गुना के जो सीईओ हैं अरस्तु प्रभाकर, उनसे उनकी विशेष कृपा है इन लोगों पर, क्योंकि इनके पास कम से कम ज्यादा नहीं तो शिकायतों का ढेर लगा देंगे अरस्तु प्रभाकर के पास। क्योंकि मेरे पास जो कॉपी आई हैं तो कम से कम 2-3 किलो तो शिकायतें हैं किनके पास? कोऑपरेटिव बैंक के सीईओ अरस्तु प्रभाकर के पास। और ये सारे जितने मैं आरोप गिन रहा हूं ना, ये सारे आरोप अरस्तु प्रभाकर के पे पहुंच चुके हैं। और इसके बाद भी उनकी टीम जो तय कर रही है कि इनके अपात्र होने का कारण क्या है, तो टीम एक कारण बता रही है बस। कौन सा? कि इनको निलंबन किया गया था और उससे ये स्थगन लेके आ गए। और निलंबन भी ऐसा वैसा, विधानसभा में स्थगन उठा, स्थगन उठने पर निलंबन हुआ। वैसे तो कान पे जूनी रेंगती सहकारिता वालों पे, इतनी कृपा है इन तीनों पे, सहकारिता विभाग की, नेताओं की, मंत्रियों की और ये अरस्तु प्रभाकर जी की। लेकिन इन्हें कब करना पड़ा? जब विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव आया और ये बात उठी कि ये भ्रष्ट हैं, इनने गबन किया है, ये चोर हैं। इनमें से एक आध तो चंदेरी के उस बैंक घोटाले जुड़ा हुआ है जिसमें एक आत्महत्या हो चुकी है, उसमें सैकड़ों लोगों का पैसा खा गए ये लोग। और वो उसकी भी मेरे पास वो तो फाइल कम से कम 2-3 करोड़ की फाइल है वो। तो ऐसे लोग अपात्र किस एक कारण अपात्र का बता दिया, ताकि ये भी बता दूं मैं, ये अपात्र का एक कारण इसलिए बताया गया है ताकि इसकी विभागीय स्तर पे खाना पूर्ति हो सके। और ये मेरे पास खबर है इस चीज की कि अब इनके दलालों ने भोपाल में और ग्वालियर में भागदौड़ शुरू कर दी है कि हम किसी प्रकार पात्रों की सूची में आ जाए। और अधिकारियों से पूछा जा रहा है दलालों द्वारा कि हम इन तीनों को पात्र कैसे बनाएं, कोई रास्ता हो तो बताएं, और उसके बदले में यदि कोई पूजा पाठ कराना हो तो तैयार है। तो ये चीजें जो हैं ये क्यों हैं? मैंने बार बार कहा है कि इनके कंधे पे नेताओं का, मंत्रियों का हाथ है। उदाहरण के लिए इनके क्षेत्र के नेता हैं ब्रजेंद्र सिंह यादव, पीएचई मंत्री हैं शायद। जब इन्हीं के तहसील में रहने वाले हैं तो क्या मंत्री जी को नहीं मालूम कि इन लोगों पे इतने सारे मुकदमे चल रहे हैं, इतनी पुलिस अपराध प्रकरण पंजीबद्ध है? फिर भी मंत्री जी के साथ ये अधिकांश मौज मस्ती वाले पे, तीर्थ यात्रा दौरों पे ये मौजूद रहते हैं। बल्कि इसमें से ये योगेश का तो अभी फोटो आया है महाकाल से, अभी ये महाकाल गए अभी 2-4 दिन में ही। वहां इन्होंने बाकायदा जो भी पूजा अर्चना की है बाबा महाकाल की, वहां मंत्री महोदय के साथ इतने सारे आपराधिक मामलों का आरोपी, ये क्या नाम है, रामनगर वाला योगेश शर्मा साथ में खड़ा हुआ है। बिल्कुल, मतलब वो फोटो भी मैं डाल रहा हूं। तो फिर इन पे कार्रवाई करे कौन जब मंत्री जी का हाथ कंधे पे है? तो मैं ये नहीं कह रहा कि मंत्री जी ने पैसे खाए हैं, ना मैं ये कह रहा कि मंत्री जी का इनके भ्रष्टाचार में हाथ है, लेकिन ये सत्य है कि मंत्री जी का इनके कंधे पे हाथ है। और जब मंत्री जी का भ्रष्टों पे कंधे पे हाथ रहेगा, जब मंत्री जी का ऐसे लोगों के कंधे पे हाथ रहेगा जिन पे आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो उसका कारण सिर्फ एक ही है कि ये लोग सोशल मीडिया पे जो फोटो डालते हैं ना, ये कि देखो हम इस सीएम के साथ, हम उस पीएम के साथ, हम इस मंत्री के साथ, हम उस नेता के साथ, हम इस अधिकारी के साथ बर्थडे पार्टी में, तो फिर जो कार्रवाई करने वाले हैं उनको एक भय पैदा होता है, क्या इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करें? सब जगह यही तो हैं। तो यदि मध्य प्रदेश में सुशासन
को वाकई में स्थापित करना है तो मेरा मंत्री महोदय से इस बार निवेदन है, आदरणीय राव बृजेंद्र सिंह यादव जी से, कृपया इनके कंधे से हाथ उठाएं और शासन प्रशासन को स्पष्ट आदेश दें कि इन तीनों के मामले में जो भी कानूनी अड़चने हैं वो दूर की जाए, उनके ये जो इनका निराकरण किया जाए इतने सारे प्रकरणों का। यदि कहीं गिरफ्तारी अपेक्षित है तो गिरफ्तारी हो, और सस्पेंशन में ये जो स्थगन लेके विभाग से बैठी है, जो स्थगन के बाद विधानसभा में हुआ था उस पर इनकी बहाली क्या है ये, और अपात्र होने का एक कारण बस, जबकि अपात्र होने के इतने सारे कारण इसमें भरे पड़े हुए हैं। और बाकी अभी तो मैंने भी पढ़ा नहीं है, अभी तो और इसमें ढेर सारी एपिसोड अभी आने वाले हैं। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा मंत्री महोदय से कि वो अपने दायित्वों को निर्वहन करें और कंधों पर से हाथ हटाएं ऐसे लोगों के जिन पे आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं, और खासकर शासन की ओर से। इसमें इंटेंशन नहीं होता, इंटेंशन उसमें होता है कि किसी ने मारपीट छोटी सी हुई और करा दी तो उसमें एक बहाना होता है साहब वो तो इंटेंशन है। यहाँ तो बाकायदा घपला घोटाला पाने के बाद एक अधिकारी एफआईआर करा रहा है आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत, और उसके बदले में उसकी जान से मारने धमकी दी जा रही है, तो फिर एक एफआईआर करा रही है कि मुझे बचाओ। ऐसे लोग कंधे पे हाथ रहेगा तो मंत्री जी, ना शासन का भला होने वाला है और ना आम जनता का। चुनाव सामने है, यदि ऐसे लोगों पे आपका कंधे पे हाथ रहेगा तो फिर अब इससे आगे क्या कहें। ठीक, इस पर सद्बुद्धि दे, इसी कामना के साथ मैं इस कार्यक्रम को विराम दूंगा। फिर किसी मुद्दे के साथ, और अगर निराकृत नहीं हुआ तो फिर इसी मुद्दे के साथ सामने आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।